बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट किया है और एंटीबायोटिक का जो पार्ट फर्स्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट सेकंड में हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो जो हमारे साथ एंटीबायोटिक्स है उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेस ऑफ रूटीन, ऑन द बेस ऑफ फोलिक एसिड, इसके बेस पे इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हो गई है। अब एक एक क्लास को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्लास हमारे साथ है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर वो ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को ख़त्म कर दे, किल कर दे, या उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दे या उसको इनहिबिट कर दे, तो उसको हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स कहते हैं। पेनिसिलिन एक ऐसी ड्रग है जो कि डेरिवेटिव ऑफ एंटीबायोटिक्स है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, यानी जो हमारे साथ बीटा लैक्टम रैंक होता है सेल वॉल में तो उसको इनहिबिट कर देती है बीटा लैक्टम बीटा लैक्टम। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है कि आल पेनिसिलिन हैव सिफालोस्पोरिन। हर एक पेनिसिलिन में क्या होता है, हर एक पेनिसिलिन all penicillin and cephalosporin have beta lactam rank। हर एक पेनिसिलिन और cephalosporin में बीटा लैक्टम रैंक होते हैं और इस बीटा लैक्टम रैंक की वजह से इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ एक रिएक्टिव स्ट्रेन है और ये क्या है, ये एक हमारे साथ रिएक्टिव सीरीन है और ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसके साथ बाइंड बनाई है। अब ये सेल वॉल को इनहिबिट करेगा और सेल वॉल को इनहिबिट करके बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। पेनिसिलिन जो है ना, इसमें हमारे साथ दो टाइप ऑफ पेनिसिलिन होते हैं, एक जी पेनिसिलिन होते हैं, एक वी पेनिसिलिन होते हैं। जी पेनिसिलिन जो है ना ये हमारे साथ एक नेचुरल पेनिसिलिन है और वी पेनिसिलिन जो है ना वो क्या हो गया है, वो सिंथेटिक है, यानी लैब में बनाई गई है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होता है, नेचुरल की तरह दोनों का फंक्शन होता है। अमाइनो पेनिसिलिन होते हैं जिसमें हमारे साथ एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन आते हैं। एंटीसिफाइलोकोकस आते हैं, एंटीसिफाइलोकोकल में हमारे साथ पेनिसिलिनेज आते हैं रेजिस्टेंट, जो कि पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस शो करती है, जिसका एग्जांपल है कोलॉक्सिलिन एंड डाइकोलॉक्सिलिन। एंटीसुडोमोनल पेनिसिलिन होते हैं जिसमें हमारे साथ कार्बोक्सी पेनिसिलिन आते हैं और यूरिडो पेनिसिलिन आते हैं, और फिर इसका एग्जांपल हमारे साथ है टिक्कासिलिन एंड पिप्रासिलिन टेज़ाबैक्टम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, तो हमारे साथ आप लोगों को पता होगा कि जो बैक्टीरिया सेल वॉल होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ सेल वॉल होता है। तो पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन का फंक्शन ये होता है कि ये इनहिबिट करते हैं ट्रांसपेप्टिडेज का। ट्रांसपेप्टिडेज का बॉन्डिंग किस चीज़ के साथ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ होता है। तो अगर जो ट्रांसपेप्टिडेज है वो इनहिबिट हो गए हैं तो अब जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, अगर हमारे साथ ट्रांसपेप्टिडेज इनहिबिट हो गए हैं तो अब जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, और अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन का ब्लॉकेज हो गया तो बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बनेगी। इंपॉर्टेंस टू नो, तो इसमें कुछ एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर रखने हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और इंपॉर्टेंट टू नो से भी बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आप लोग अगर इस चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट टू नो एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कर ले तो आप लोगों का पेपर क्लियर हो सकता है। दे आर इनएक्टिव अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म लिंकिंग सेल वॉल। ये जो पेनिसिलिन होते हैं ये उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होते हैं जिसमें सेल वॉल होता है, यानी उसका सेल वॉल जो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है जिस ऑर्गेनिज्म का, तो ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन। ऑटोलाइसिन एक ऐसे एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस होते हैं और क्या कर देते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। मिनी बैक्टीरिया पर्टिकुलरली द ग्राम पॉजिटिव प्रोड्यूस, जो कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम्स को जो कि डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं और उसको हम ऑटोलाइसिन्स कहते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें ऑटोलाइसिन उससे प्रोड्यूस होते हैं। दिस द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ the penicillin as a result of both inhibition of cell wall and degradation and destruction of the existing autolysin। और फिर हमारे साथ जो पेनिसिलिन है तो उसका फंक्शन क्या होता है, एक तो ये कि सेल वॉल को इनहिबिट कर देता है और दूसरा ये कि जो ऑटोलाइसिन प्रोड्यूस करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उसको भी ये इनहिबिट कर देते हैं। इन जनरल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल, और अगर जनरल में हम कह सके तो माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं तो उसमें सेल वॉल जो है ना वो थिक होता है, उसमें सेल वॉल भी बड़ा हो जाता है होता है।
तो इस वजह से जो पेनिसिलिन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं या कैल्शियम वो चैनल्स होते हैं या वाटर फिल्ड चैनल्स होते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसमें वाटर फिल्ड चैनल्स होते हैं जिसको हम पोरिन कहते हैं, और इसके थ्रू हमारे साथ जो ड्रग की एंट्री होती है वो हो जाती है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी इनहिबिट कर देती है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, अब पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस कौन कौन शो करता है, तो पेनिसिलिन जो है ना वो उसको हम बीटा लैक्टमेज भी कह सकते हैं। तो जितनी भी वो बैक्टीरिया जिसमें क्या ना हो, जिसमें बीटा लैक्टमेज ना हो या जिसमें सिल्वाल ना हो, यानी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसका बना हुआ सिल्वाल ना हो, तो वो सारे क्या करेगा, वो सारे रेजिस्टेंस शो करेगा पेनिसिलिन को। तो इसमें का एग्जांपल हमारे साथ है मिथाइसिलिन, नेपेसिलिन, ऑक्सीसिलिन एंड डाइक्लोक्सासिलिन। आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। इसमें जो हमारे साथ है एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन, तो एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन जो है ना ये पाइपरासिलिन एंड टिकारसिलिन आर कॉल्ड एंटी सुडोमोनासिलिन। जो पाइब्रासिलिन एंड टिकारसिलिन है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन कह सकते हैं। और ये हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये काम करती है अगेंस्ट सुडोमोनास एरुगिनोसा। सुडोमोनास एरुगिनोसा बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये फंक्शन करती है, तो इस वजह से इसको हम एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन कह सकते हैं। थेरापेटिक इसकी थेरापेटिक यूजेस क्या है, तो ये हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकन का सिल्वाल हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेरिंजाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस या ओटाइटिस मीडिया जो मिडल एयर होता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसके दौरान भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके थेरापेटिक यूज़ है। सिफिलिस के दौरान हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी इन्फेक्शन है, और डिप्थीरिया के दौरान भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो इसकी स्किन पे रैशेज आ सकते हैं, यूटिकारिया हो सकती है, रैशेज आ सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। 5% पेशेंट हैव मोस्ट काइंड ऑफ रिएक्शन, 5% मोस्ट पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके स्वेलिंग ऑफ लिप्स हो जाते हैं या टंग्स की स्वेलिंग हो जाती है, तो इसकी ये हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, यानी जिसको भी एलर्जी है इस ड्रग से, तो वो हो सकती है। डायरिया हो सकती है। डायरिया जो है ना ये इसकी कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी कॉमन प्रॉब्लम जो है ना वो डायरिया है, यानी जो हमारी नॉर्मल बैलेंस है वाटर की या इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। सिफालोस्पोरिन, अब अगर सिफालोस्पोरिन की हम बात करें तो सिफालोस्पोरिन भी बिल्कुल सेम टू सेम इनहिबिट कर देती है पेनिसिलिन की तरह बैक्टीरिया के सिल्वाल को, और ये बिल्कुल उसकी सेम होती है। ये एक फंगस से लिया गया है जिसको हम सिफालोस्पोरियम एक्रोनियम कह सकते हैं। ये डॉक्टर अब्राहम ने लिया गया था 1948 में, उसने ये क्या किया था, इसका डिस्कवरी किया गया था। और ये जो है ना ये हमारे साथ बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स है एज दे किल माइक्रो बैक्टीरिया, और ये जो है ना ये एज दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन यूज्ड एट थेरापेटिक डोज। अगर हम इसको थेरापेटिक डोज के लिए यूज़ करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी कर सकता है। इसका मोड ऑफ एक्शन या जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल पेनिसिलिन की तरह है। इसकी फिर कुछ जनरेशन है, 5 जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे साथ क्या होता है, ये अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया काम करता है, जैसे कि हमारे साथ स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया या स्टेफाइलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया। इसमें जो ड्रग्स शामिल है तो इसमें सिपालोजुलिन शामिल है, सिपाड्रोक्सिल शामिल है, सिप्राडीन शामिल है एंड सिपॉक्सिलिन शामिल है। ये आप लोग MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। इससे अगर एक क्लास भी आप लोग याद कर ले तो ये क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये MCQs में आ जाए, क्योंकि इस सारे को याद करना, एक एक ड्रग को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ये याद करना है कि ये अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है जो फर्स्ट जनरेशन है, और उसका एग्जांपल हमारे साथ स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर सेकंड जनरेशन की हम बात करें, जो सेकंड जनरेशन है वो अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, और ये लेस फंक्शन कर देती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी। और इसका जो ड्रग्स है वो हमारे साथ है सिपोमंडोल और सिपोक्सिटीन, सिपोक्लोर एंड
फोडोक्साइम सिपोडोक्साइम भी शामिल है। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आते हैं, यानी वो एंटीबायोटिक जो कि अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बोथ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। और इसमें जो ड्रग्स शामिल है वो सिपोटाक्सीम है, सिट्राजून है, सेप्टाजिडीमीन है और सिपोक्साइम है। फिर फोर्थ जनरेशन में हमारे साथ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम्स आते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम किस चीज़ को कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस शो करता है किस चीज़ को, बीटा लैक्टम है इसको। और इसमें हमारे साथ एक ड्रग्स प्रेजेंट है। तो ये एमसीक्यूज में अब आ सकता है कि सिपोफीम जो है ना ये किस जनरेशन का ड्रग है, तो वो फोर्थ जनरेशन में हमारे साथ आता है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। फिर पिप जनरेशन में हमारे साथ वो ड्रग है जो कि एडवांस ड्रग है। इसमें हमारे साथ सेप्ट्रोलिन एंड सेप्टोफाइब्रोल शामिल है। ये वो ड्रग है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है और ये एडवांस जनरेशन है। ये अभी तक यहाँ आया भी नहीं है, ये सिर्फ यूएसए में प्रेजेंट है और ये एडमिनिस्टर हम करते हैं आईवी के थ्रू। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि जो सेपोस्पुरिन है, सेपोस्पुरिन का ये जनरेशन जो है यानी पिप जनरेशन वाले ड्रग ये हम आईवी के जरिए एडमिनिस्टर करते हैं। ये कॉमनली अवेलेबल है बीटा लैक्टम के और ये कॉमनली अवेलेबल बीटा लैक्टम इन द यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट में अवेलेबल है। दूसरा ये कि ये वो कॉम्प्लिकेटेड स्किन रैशेस या स्किन इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिसमें हमारे साथ एमआरएस है, यानी वो बैक्टीरिया जो कि एमआरएस है, ये हर एक ड्रग को रेजिस्टेंस शो करती है। सिर्फ पिप जनरेशन के ड्रग ऐसे है जो कि इस के अगेंस्ट फंक्शन करता है और ये अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट भी नहीं है, जस्ट यूएसए में प्रेजेंट है। ये एमआरएस से ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि हमारी स्किन को किल कर देती है, जो कि हमारी स्किन को खाती है और ये हमारे स्किन को स्लोली खा देती है। और इसका लास्ट स्टेज ऐसा हो सकता है कि जिस आर्गन में भी ये हुआ है तो उस आर्गन को या तो काट देते हैं या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, बल्कि उस आर्गन की मतलब उस आर्गन की ऐसे फील होता है कि वो किल हो गई है। अगर पाँव में हो गया है तो पाँव को बिल्कुल ख़त्म कर देती है ये एमआरएस से। इम्पॉर्टेंट टू नो, तो इम्पॉर्टेंट टू नो में हमारे साथ ये है कि जो सिपोस्पोरिन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है और ये क्लोजली रिलेटेड है किसके स्ट्रक्चर के साथ, पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ। इसका जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें हमारे साथ जो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। थर्ड जनरेशन में वो ड्रग्स शामिल है जो कि एनहेंस एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि हमारे साथ बिसिलाई हो गए। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें एक ड्रग शामिल है, सिपिफाइम शामिल है और वो मस्ट बी एडमिनिस्टर हम पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि जो फोर्थ जनरेशन है वो हम पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं और यानी आईएम आईवी या सबकुटेनियस के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। और जो लास्ट फिफ्थ जनरेशन है तो वो सिर्फ हम आईवी के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। सेप्टारुलिन इज अ फिफ्थ जनरेशन, ये एक फिफ्थ जनरेशन का आर्गन है जो कि एमआरएसए के अगेंस्ट काम करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे साथ क्या आते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो गए, द पेशेंट इन्फॉर्म दैट डायरिया इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, डायरिया हो सकती है, क्रॉस एलर्जी हो सकती है जैसे कि मतलब स्किन रैशेस वगैरह हो गए, एंड नेप्रोटॉक्सिसिटी यानी जो किडनी की पेशेंट्स होते हैं तो नेप्रोटॉक्सिसिटी भी है यानी किडनी को भी टॉक्सिक कर सकती है। अब हमारे साथ है कार्बापेनम। कार्बापेनम वो ड्रग्स है जो कि ये भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग है और ये भी सेल वॉल को किल कर देती है, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम सिपोस्पोरिन यानी पेनिसिलिन के थ्रू है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बिल्कुल सेम टू सेम किस चीज़ के मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, सिपोस्पोरिन से रिलेटेड है या पेनिसिलिन से रिलेटेड है। हाउएवर दीज एजेंट इंडिविजुअली एंड हैव एक्सिबिट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, इसका एक्टिविटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जैसे कि most of the penicillin and penicillin की तरह। Furthermore, carbapenem are typically unaffected by emerging antibiotic resistance, even the either to beta lactam.
इसके यूजेस क्या है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं अगर इंट्रा एब्डोमिनल कोई एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यूटीआई के लिए, नमोनिया के लिए, और अगर ब्लड स्ट्रीम में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग एंड रैशेज आ सकते हैं, और कॉमन इफेक्टिव रेयरली सीजर एंड हैव बीन रिपोर्टेड। सीजर्स यानी चक्कर आना भी हो सकता है। मोनोबैक्टर एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का एक क्लास है जो कि मोनोसाइक्लिक होता है, इस वजह से हम इसको, मतलब इसमें एक साइकिल होता है, इस वजह से हम इसको मोनोसाइक्लिक या मोनोबैक्टम कह सकते हैं। द बीटा लैक्टम रिंग इज़ नॉट फ्यूज्ड, इसमें बीटा लैक्टम रिंग्स जो है ना वो नॉट फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को कंट्रास्ट कर देते हैं मोस्टली। मोनोबैक्टम आर इफेक्टिव, मोनोबैक्टम जो है ना ये इफेक्टिव अगेंस्ट एरोबिक, जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मतलब एनारोबिक के अगेंस्ट ये काम नहीं करता, बल्कि जस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया में फिर हमारे साथ कौन कौन से है, तो नाइजीरिया हो सकते हैं एंड सुडोमोनास हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉम जो है ना इसका कमर्शियली नेम है, यानी जो ये वो एंटीबायोटिक्स है जो कि हमारे साथ ब्रांड नेम है इसका एस्ट्रोनॉम, तो ये एस्ट्रोनॉम के नाम से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यूज्ड फॉर बोन इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंडोमेट्राइटिस के लिए, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए, नमोनिया के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, और ज़्यादातर जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है यानी सेप्सिस हो गए। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, तो स्किन रैशेस आ सकते हैं, ओकेशनल एब्डोमिनल लीवर फंक्शन भी क्या हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकती है, जो लीवर फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो सकती है। फिर हमारे साथ लास्ट क्लास है तो उसको हम विनकोमाइसिन कहते हैं, यानी ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है। तो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स जो है ना ये भी हमारे साथ क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। और ये क्लास जो है ना ये इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। इसको हम ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक के क्लास में डाल सकते हैं, यानी ये ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स है, और इसका दूसरा नाम हमारे साथ विनकोमाइसिन है, आप लोग याद कर सकते हैं विनकोमाइसिन के थ्रू। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो हमारे साथ DALA का जो बाइंडिंग है वो क्या कर देती है, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बाय बाइंडिंग टू, ये DALA के साथ बाइंडिंग बना देती है, और जब उसके साथ बाइंडिंग बना ले तो रिजल्ट में ऐसा आता है कि ये इनहिबिट कर देती है ट्रांसपेप्टिडेज को, और अगर ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट कर ले तो जो हमारे साथ क्रॉस लिंकेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो ब्लॉक हो जाती है, और अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन का ब्लॉकेज हो गया तो फर्दर जो सेल वॉल की क्या होती है, जो सेल वॉल की सिंथेसिस है वो रुक जाती है, तो सेल वॉल की सिंथेसिस भी नहीं होती। इट इज़ रिकमेंडेड इंट्रावेनसली, ये इंट्रावेनसली हम देंगे यानी IV देंगे एज अ ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन है जैसे कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गए, एंडोकार्डियाइटिस हो गया, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस वगैरह है, तो इसके दौरान फिर हम इंट्रावेनसली ये देंगे। बाय मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस एरोसिस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे साथ कॉमनली जो साइड इफ़ेक्ट्स है तो वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, हेयरिंग लॉस हो सकते हैं, लो ब्लड स्ट्रीम और लो ब्लड प्रेशर लो हो सकती है, और बोन मैरो सप्रेशन भी हो सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी यानी जो हेयरिंग है वो लॉस हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, किडनी की फंक्शन लॉस, और रेडमैन सिंड्रोम। तो ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखने हैं कि जो कॉमन रेडमैन सिंड्रोम है ये एक इसकी एक ऐसी साइड इफ़ेक्ट है जो कि क्या है, सबके साइड इफ़ेक्ट से चेंज है। तो ये MCQs में आ सकता है कि रेडमैन सिंड्रोम किस ड्रग की साइड इफ़ेक्ट है, तो ये विनकोमाइसिन की है। फिर हमारे साथ क्या है, जो पास्पोमाइसिन है, तो पास्पोमाइसिन एक नावल क्लास है, एक नावल क्लास एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, और ये जो है ना ये एक ऐसा ड्रग है जिसका केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है ना ये एक ड्रग की रिलेटेड भी नहीं होता, जो कि सेल वॉल इनहिबिटर है। इसमें हमारे साथ जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो वो कैसे हो जाता है, ये इनहिबिट करती है फास्फोइनोल पायरुवेट सिंथेटेज को, जो कि रोक देती है प्रोडक्शन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन को, और अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन रुक गई
तो हमारे साथ सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। ये बैक्टीरियोसाइडल है, यानी किल कर देती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जिसमें हमारे साथ स्टेफिलोकोकस एरोसिस भी शामिल है। इट इज़ डेमोन्स्ट्रेट साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है जब हम इसको कम्बिनेशन विद पेनिसिलिन, सिफलोस्पोरिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड या फ्लोरोक्वाइनोलोन के साथ दे दे। यानी साइनर्जिस्टिक का क्या मतलब है कि जब हम कम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग इंटरेक्शन कर ले तो इसका जो इफेक्ट है वो और भी बढ़ जाता है। यूटीआई सिंगल डोज, यूटीआई में हम सिंगल 3G डोज दे सकते हैं, जो इसका हमारे साथ जो फार्माकोकाइनेटिक है तो ये फार्माकोकाइनेटिक के लिए हम ओरली दे सकते हैं और पेरेंटली भी दे सकते हैं। इसकी जो एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन है, एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, ये एक्सक्रीट हो जाती है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता बल्कि 90 to 95% ये यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे साथ जीआईटी डिस्ट्रक्शन आ सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंस आ सकती है एंड आस्थमा। अब हमारे साथ है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे साथ 3 मेन क्लासेस है, जिसमें हमारे साथ टेट्रासाइक्लिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है और मैक्रोलेट्स है। ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों ने याद करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें इरिवर्सिबली बॉन्डिंग ऑफ 30S राइबोसोम सब यूनिट होती है बैक्टीरिया के साथ, और जब उसकी बाइंडिंग हो जाए तो ये इनहिबिट कर देती है प्रोटीन की सिंथेसिस को। अमाइनोग्लाइकोसाइड आर मोस्टली जो है ना ये अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फिर हमारे साथ जो मोस्टली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है वी क्लोरा या एस्क्रिशिया कुलाई यानी ई कुलाई जो बैक्टीरिया है उसको क्या कर देती है, उसके अगेंस्ट ये काम कर देती है। दे कैन बी यूज्ड विद कम्बिनेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ये हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ दे सकते हैं। इसका जो इफेक्ट आएगा वो हमारे साथ क्या आता है, साइनर्जिज्म आता है, यानी अपने इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है। स्पेक्ट्रम इसकी क्या है, तो स्पेक्ट्रम में हमारे साथ ये जो है ना ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, यानी ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट ये फंक्शन करता है, बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम जो इन एरोबिक बैक्टीरिया है, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो, उसके अगेंस्ट ये काम नहीं करता बिकॉज ऑफ क्योंकि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्टिव है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो तब ये अपना फंक्शन शो नहीं करेगा। क्लिनिकल यूजेस इसकी क्या है, तो क्लिनिकल यूजेस की ये है कि ये माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है, यानी जो माइकोबैक्टीरियल होती है तो उसके इन्फेक्शन में ये काम कर सकते हैं। ब्रुसेलोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एनिमल से काज हो सकता है, तो एनिमल ट्रांसपोर्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो उसमें भी ये फंक्शन कर सकते हैं। प्लेग से भी काम ये प्लेग के अगेंस्ट भी ये काम करता है, जैसे कि ये वो इफेक्ट है जो कि ह्यूमन एंड अदर मैमल से काज हो सकती है, उसको ये डिजीज़ लग सकती है। ये ज़्यादातर बैक्टीरियम या जो हमारे साथ यर्सीनिया पेस्टिस है उससे कास हो सकती है। और टुलेरीमिया जो है ना ये भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम की वजह से कास होती है, तो इसके अगेंस्ट भी ये काम कर देती है। इम्पॉर्टेंस टू नो या रिमेंबर पॉइंट्स जो है ना अमाइनोग्लाइकोसाइड के बेस पे, तो वो क्या है, अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑफ पुअरली एब्जॉर्ब है किस चीज़ से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, तो इस वजह से ये ज़्यादातर हम पेरेंटली गिवन कर देते हैं, यानी IVIM या सबकुटेनियस के ज़रिए ये हम देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांगली पोलर्स होते हैं और जो पोलर्स होते हैं वो ज़्यादातर उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। फिर दे आर एलिमिनेटेड बाय द किडनी, ये किडनी के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाती है। देयर पर इन किडनी पेशेंट, जो किडनी पेशेंट होते हैं तो उसके लिए हम इसको एडजस्ट करेंगे कि ये ऐसा ना हो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज कर ले। अमाइनोग्लाइकोसाइड और बैक्टीरियोसाइडल, ये बैक्टीरियोसाइडल है, ये डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसको पेरेंटली देते हैं। नेप्रोटॉक्सिक है एंड चेक रेनल फंक्शन, पहले हम रेनल फंक्शन को चेक करेंगे, यानी जो BUN है तो इसको हम चेक करेंगे, ये टेस्ट करेंगे, तब हम ये पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
मैक्रोलिड्स, मैक्रोलिड्स जो है ना ये दूसरा क्लास है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि ये रिवर्सिबली बाइंड कर देती है पी साइट ऑफ द राइबोसोम सब यूनिट, यानी पी साइट ऑन दी 50S राइबोसोम सब यूनिट के साथ ये क्या कर देती है, ये बैक्टीरिया के राइबोसोम के साथ ये पी साइट पे 50S सब यूनिट के साथ रिवर्सिबली ये बाइंडिंग बना देती है और ये इनहिबिट कर देती है जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है उसको। दिस एक्शन इज कंसिडर टू बी बैक्टीरियोस्टैटिक, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक है यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। मैक्रोलिड्स आर एक्टिवली कंसंट्रेटेड विद इन ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट में एक्टिवली कंसंट्रेटेड होते हैं। और ल्यूकोसाइट हमारे साथ क्या है, जो WBCs है उसमें ये एक्टिवली कंसंट्रेटेड होते हैं एंड दस आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और ये साइट ऑफ इन्फेक्शन तक उसके साथ ये क्या कर सकती है, उसके साथ बहुत जल्द ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी इन्फेक्शन आ जाता है तो WBC जल्दी से वहाँ पहुंच जाते हैं, तो ये WBC के साथ यानी ल्यूकोसाइट के साथ जल्दी है ट्रांसफर हो जाती है इन्फेक्शन तक। कॉमन ड्रग, इसमें जो कॉमन ड्रग्स है तो वो 3 है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है एंड एजिथ्रोमाइसिन है। ये ज़्यादातर हम कोरोना के पेशेंट को भी देते थे क्योंकि ये इन्फेक्शन को रोक देती है। तो आप लोग देख सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन जो है ना ये वो ड्रग है जो कि अगेंस्ट मिनी एंड सेम ऑर्गेनिज्म एज पेनिसिलिन जी, जो पेनिसिलिन जी है उस पेशेंट को मतलब उसके पेशेंट को भी हम दे देते हैं कि ये वो ड्रग है जो कि बिल्कुल पेनिसिलिन जो जिस ऑर्गेनिज्म पे या जिस पेशेंट पे इफेक्टिव था तो उसके लिए भी हम दे देते हैं। ये क्यों देते हैं, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि पेनिसिलिन के एलर्जिक है यानी पेनिसिलिन पे अपना एलर्जी शो कर देते हैं, हाइपर सेंसिटिव है, तो तब हम ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है ना ये एक्टिव है एज एक्टिविटी ऑफ, बिल्कुल उसकी एक्टिविटी के सेम जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो बिल्कुल एरिथ्रोमाइसिन की तरह एक्टिविटी शो कर देती है, और ये ज़्यादातर इफेक्टिव है अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, मतलब इन्फ्लुएंजा में भी ये कम फंक्शन कर देती है। ये अगेंस्ट एक्टिविटी काम कर सकती है क्लेमिडिया के, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी H पाइलोरी के, ये उसके अगेंस्ट भी काम कर शो कर देती है। तो इस वजह से हम फिर जब ट्रिपल थेरापी कर देते हैं H पाइलोरी में तो इसके दौरान हम एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन भी दे देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो है ना ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अगेंस्ट मोस्ट एक्टिव है, तब तो इस वजह से ये हम इन्फ्लुएंजा में भी दे सकते हैं और मोलेक्जिला किटरेटिस में भी दे सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे साथ 3 कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, यानी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है या मोटिलिटी डिस्टर्बेंस है, ऑटोटॉक्सिसिटी है, हेयरलिंग लॉस एंड कोलेस्ट्रेटिक जॉइंटस है। जॉइंटस भी हो सकती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जॉइंटस भी हो सकते हैं, यानी रंग पीला होगा, कलर जो है ना वो बिल्कुल पीला हो सकती है। अब जो हमारे साथ नेक्स्ट क्लास है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन भी प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिट कर देती है और ये बाइंडिंग बना देती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, ये बाइंडिंग बना देती है रिवर्सिबली 30S राइबोसोम के साथ और ये ब्लॉक कर देती है अमीनो एसिड को, और जब अमीनो एसिड को ब्लॉक कर दी तो अमीनो एसिड में हमारे साथ ट्रांसफर RNA होती है और मैसेंजर RNA, तो फिर मैसेज नहीं जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस को, तो अगर मैसेज ब्लॉक हो गई तो तब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो इस वजह से ये जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। एंटीबैक्टीरिया स्पेक्ट्रम, इसकी जो एंटीबैक्टीरिया स्पेक्ट्रम है तो वो अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे साथ क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, राइकेटीजिया में भी हो सकते हैं, एनारोब्स में भी हो सकते हैं इसका फंक्शन, और क्लेमिडिया या माइकोप्लाज्मास जो भी बैक्टीरिया है तो उसके अगेंस्ट ये काम कर दी है। तो ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इंपॉर्टेंस टू लर्न, इसके इंपॉर्टेंस टू लर्न में हमारे साथ क्या है कि टेट्रासाइक्लिन जो है ना ये कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना देती है। अगर कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाती है तो ये जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो अभी तक बॉर्न नहीं हुए हैं वो बच्चों उसमें क्या कर देती है, टीथ के इन्फेक्शन काज कर देती है, या जो यंग चिल्ड्रन है उसके टीथ के इन्फेक्शन काज कर देती है, या जो अनबॉर्न बेबीज है तो उसके मतलब उसके फिर जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल येलो हो गए, परमानेंटली येलो हो सकती हैं।
स्किन रिएक्शन कर देती है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी एब्जॉर्ब कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सन। इस वजह से अगर आप लोग को टेट्रासाइक्लिन ले ले तो सन में नहीं रहना है या सन पे नहीं बैठना है। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक है। कैल्शियम इन द मिल्क बाइंड टू टेट्रासाइक्लिन, अगर टेट्रासाइक्लिन हमने दे दिया तो फिर कैल्शियम नहीं देना है, क्योंकि ये फिर बॉन्ड बनाती है मिल्क के साथ। तो अगर मिल्क के साथ ये बॉन्ड बना ले तो क्या हो सकता है, उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो फिर भी ये टीथ के इन्फेक्शन काज कर देती है। टेट्रासाइक्लिन जो है ना, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, तो इस वजह से ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें नहीं देना है। ये क्या है, कंट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लोरापिनिकोल भी हमारे साथ एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो वो क्या है, ये 50S राइबोसोम के साथ रिवर्सिबली बाइंड बना देती है बैक्टीरिया के साथ, और उसके दौरान जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको क्या कर देती है, उसको इनहिबिट कर देती है द पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज रिएक्शन। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज रिएक्शन के जरिए इसको ब्लॉक कर देती है, यानी जो इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन है वो इसके जरिए से कर देती है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर आप लोग देख ले तो ये हमारे साथ एक ए साइट है और एक पी साइट है। तो ये इस साइट पे क्या कर देती है, ये ट्रांसफेरेज साइट है उस पर रिएक्शन कर देती है और जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देती है। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ये अगेंस्ट एरोबिक एंड एनएरोबिक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर देती है। राइकेटिजिया एंड माइकोप्लाज्मा के खिलाफ भी ये फंक्शन कर देती है। ये प्राइमरी ये प्राइमरीली क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी जो हमारे साथ बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोक देती है। लेकिन हाई कंसनट्रेटेड में अगर ये दे दिया तो क्या कर देती है, सम बैक्टीरिया की किल भी कर देती है, जैसे कि हमारे साथ इन्फ्लुएंजा हो गया या मेनिंजाइटिस, तो इसके किल भी कर देती है। एडवर्स इफेक्ट में इसके हमारे साथ क्या आते हैं, तो एडवर्स इफेक्ट में जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है वो है बोन मेरो सप्रेशन, यानी बोन मेरो सप्रेशन कर देती है। एप्लास्टिक एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गई। इरिटेटिंग इफेक्ट में नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी साइड इफेक्ट है, तो किसकी साइड इफेक्ट है, तो वो साइड इफेक्ट है किस चीज़ की, टेट्रासाइक्लिन की, सॉरी क्लोरोपिनाकोल की। तो क्लोरोपिनाकोल में हमारे साथ क्या आते हैं, फिर जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है तो उसमें साइनोसिस हो जाती है, वॉमिटिंग, ग्रीन स्टूल्स हो जाते हैं और वेजोमोटर कोलैप्स हो जाते हैं, वेजोमोटर कोलैप्स। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज कर देते हैं, जैसे कि फीवर हो गए, रैशेस हो गए या एंजियोडीमा। ओक्साजिलुडिनस या लिंजोलेट भी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हम अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन देते हैं, जो कि बैक्टीरिया की जो क्या होती है प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ऐसा होता है कि ये बैक्टीरिया के जो राइबोसोमल 50S के और 30S के लगभग, मतलब उसके करीब, ये उन दोनों के साथ बाइंड बना देती है और जो कि इनहिबिशन ऑफ कम्प्लेक्स प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देती है। इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे साथ क्या आते हैं, माइलो सप्रेशन आ सकती है, इंक्लूडिंग एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, पेंसोटोपेनिया, ये सब हमारे साथ क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट में आ सकते हैं। डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारे साथ सिर्फ एक ड्रग है जिसको हम फ्लोरोक्वाइनोल्स कह सकते हैं या क्वाइनोलोन्स कह सकते हैं। तो फ्लोरोक्वाइनोलोन्स में हमारे साथ क्या आते हैं, इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी है ये सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है। दूसरा ये कि ये बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्वाइनोलोन जो है ना, ये सेल में इजीली एंटर हो सकती है, और ये हम यूज्ड इंट्रासेलुलर पैथोजन सच एज ल्यूगिनीलिया, जो ल्यूगिनीलिया है तो उसमें हम ये इजीली यूज़ कर सकते हैं, और माइकोप्लाज्मा में भी ये हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके जो कॉमन ड्रग्स है तो उसमें हमारे साथ क्या आते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन आते हैं, गिमेफ्लॉक्सासिन आते हैं, ल्यूफ्लॉक्सासिन आते हैं, मोक्सीफ्लॉक्सासिन आते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड ओप्लोफ्लॉक्सासिन आ सकते हैं। और ये जो ब्रांड नेम है इसमें हमारे साथ शामिल है सेप्रोपेक्टो, लिवाक्विन या एविग्लॉक्स, नेग्रोजीन एंड फ्लोक्सिन, ये हमारे साथ इसके ब्रांड नेम शामिल हैं।
ये आप लोग देख सकते हैं, इसका जो क्लॉकवाइज होता है, ये जो डीएनए क्लॉकवाइज होती है, जो डीएनए की सिंथेसिस होती है तो ये इस तरह से होती है। और ये फिर ये आप लोग देख सकते हैं, ये डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है तो डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी क्या है? फ्लोरोक्विनोलिन जो है ना, ये ब्लॉक कर देती है बैक्टीरिया की जो टोपोआइसोमेरेज 2 यानी जो डीएनए गायरेज है और टोपोआइसोमेरेज 4 जो ये दोनों ऐसे एंजाइम है जो कि डीएनए के सिंथेसिस को कर देती है। तो इसको अगर ब्लॉक कर दे तो ये जो डीएनए की सिंथेसिस है वो भी ब्लॉक हो सकती है। तो इसको हम ब्लॉक कर देंगे और डीएनए सिंथेसिस को रोक देंगे। क्लिनिकल यूजेस में हमारे साथ क्या आती है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल डायरिया हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ये इसकी क्लिनिकल यूजेस है। अच्छा, क्लिनिकल यूजेस में हमारे साथ क्या आते हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम रोक देते हैं इसके ज़रिए से। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी में हम यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरियल डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस सॉफ्ट टिश्यू या जो बोन वगैरह है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन आया है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफाइलेक्सिस में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्रिवेंशन के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि गोनीरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि गुनीरिया में भी ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि नारफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लोफ्लॉक्सासिन है, और बैक्टीरियो प्रोस्टाइटिस में भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? द मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट्स आर, इसकी जो साइड इफेक्ट्स है उसमें हमारे साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्स आता है, उसमें डिस्पेजिया हो सकती है यानी भूख न लगना, नासिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। सीएनएस रिएक्शन में हमारे साथ डिजीनेस आ सकती है, चक्कर आना, इंसोम्निया, नींद न आना या हेडेक हो सकती है। अब जो लास्ट क्लास है वो है फोलेट सिंथेसिस, फोलेट एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो कि फोलेट को क्या कर देती है, जो कि बैक्टीरिया जब बाइंड बना देती है फोलिक एसिड के साथ तो उसको स्टॉप कर देती है। तो वो ड्रग जो कि बैक्टीरिया सेल को फोलिक एसिड के यूज़ करने से रोक देती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे साथ फर्स्ट क्या है? सल्फामेथाक्सोल है। सल्फामेथाक्सोल में हमारे साथ क्या आते हैं? आइए स्ट्रक्चर के ज़रिए हम आप लोग को समझा देते हैं कि फर्स्ट जो है ना, एक पाबा या जो पिट्रिडीन है, ये दोनों एक दूसरे के एनालॉग है। तो इसको रोकने के लिए यानी इससे कहीं डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड न बन जाए, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं? हम एक मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फोनामाइड्स कहते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये इसके बनाने से रोक देती है, यानी डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड को बनाने से रोक देती है। अगर डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड बन गया हमारे साथ और उससे फिर क्या बन जाता है? उससे हमारे साथ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है। तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए हम उसके सिंथेसाइज को इनहिबिट करने के लिए एक ड्रग यूज़ करते हैं, ग्लूटामाइड्स यूज़ करते हैं, और ये इसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। अगर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड भी बन गया तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फिर कन्वर्ट होती है एक एंजाइम के ज़रिए टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। तो उसके इनहिबिशन या उसके कन्वर्जन को रोक करने के लिए, उस कन्वर्जन को रोक देने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ट्राइमिथोप्रिन यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी हमने यूज़ नहीं किया टाइम पे तो क्या हो जाता है? फिर फोलिक एसिड का यूज़ कर देती है कि कौन बैक्टीरिया जो है ना वो फोलिक एसिड को यूज़ कर देती है। तो इसको रोकने के लिए ये सारा मेडिसिन हम यूज़ कर देते हैं, और इसका जो सिंथेसिस है या फोलेट एंटागोनिस्ट है उसको हम रोक देती है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे साथ ये आता है कि ये किडनी के ज़रिए एलिमिनेट होती है। तो किडनी का डिस्फंक्शन जो है ना, जो रेनल डिस्फंक्शन पेशेंट है तो उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि ये हम अगर सल्फोनामाइड्स को अगर हम किसी दूसरी विटामिन सी के साथ दे दे तो ये हमारे साथ एक साइड इफेक्ट, एक मेजर इफेक्ट काज कर देती है जिसको हम क्रिस्टलूरिया कह सकते हैं। अगर हम इसको ये जो है ना, ये मेडिसिन ऐसा है कि ये एनीमिया भी काज कर देती है, ल्यूकोपीनिया भी काज कर सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी काज कर सकती है, यानी प्लेटलेट्स की कमी भी आ सकती है। और दूसरा ये कि ये अगर हम इसको किसके साथ दे दें? अगर हम सल्फोनामाइड्स को कंट्रीमेज़ाक्सोल के साथ दे दें तो ये हमारे साथ ये साइड इफ़ेक्ट्स शो कर देती है।
ड्यू टू डेंजर ऑफ कर्निक्चूरस किस चीज़ को कहते हैं? ब्रेन डैमेज को कहते हैं, यानी ब्रेन भी डैमेज हो सकता है अगर इस ड्रग को हम क्या करें, न्यूबॉर्न बेबी में दे दें। तो न्यूबॉर्न बेबी में या इन्फेंट्स को देने से 2 मंथ्स तक के एज को ये हम नहीं दे सकते। अगर 2 मंथ्स के एज तक हमने दे दिया तो उसके ब्रेन डैमेज हो सकते हैं। ये हमने लिपनकॉर्ड्स की जो बुक है 6th एडिशन उससे लिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।